ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट टर्न पे पढ़ लिया था डिफरेंस बिटवीन आयनिक बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन आयनिक कंपाउंड एंड कोवलेंट कंपाउंड। लेट्स स्टार्ट। देखो, ये टॉपिक चालू करने से पहले हमें बहुत ज्यादा जरूरी है ये समझना कि हम जब वर्ड बोल रहे हैं कोवलेंट कंपाउंड, व्हाट वी आर ट्राइंग टू से। बिकॉज जस्ट कोवलेंट कंपाउंड बोल देने से काम नहीं चलेगा, हमें ये बताना पड़ेगा कि कोवलेंट कंपाउंड कौन सा है। तो मैंने जैसा कि लास्ट टाइम पे बताया था, हमें यहां पर यह समझना पड़ेगा कि आखिर एक्चुअली कोवलेंट कंपाउंड कितने तरह के हो सकते हैं। इसको समझने के लिए एक टॉपिक मैं सिंपली आपको कराता हूं, दैट इज टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, सॉलिड्स कितने तरह के होते हैं। देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। 4 तरह के सॉलिड्स होते हैं। सबसे पहला जिसको हम लोग कहते हैं कोवलेंट सॉलिड, दूसरा जिसको हम लोग कहते हैं आयोनिक सॉलिड्स, तीसरा जिसको हम लोग कहते हैं मेटालिक सॉलिड्स, और चौथा जिसको हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। पॉइंट क्या है कि जो जब भी कोई क्लासिफिकेशन किया जाता है तो उसके पीछे एक रीजन होता है, उसके पीछे एक बेसिस होता है। तो ये क्लासिफिकेशन हमने किस बेसिस पे किया, तो इसका जो बेसिस है वो क्या है, वो मैं यहां ब्रैकेट में लिख रहा हूं। बेसिस है बेसिस है व्हाई दे आर सॉलिड्स, व्हाई दीज आर सॉलिड्स। ये सॉलिड्स क्यों है, ये इसका बेसिस है। जो इस बात का जवाब है वो इसका नाम है। बेहतर जानने के लिए पहले क्या करते हैं, इनके एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है डायमंड, जैसे कि इसका एग्जाम्पल है ग्रेफाइट, इसका एग्जाम्पल है जैसे SiO2, जैसे इसका एग्जाम्पल है BnN, जैसे इसका एग्जाम्पल है सिलिकॉन, जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया SiC, सिलिकॉन कार्बाइड, एटसेट्रा। देयर आर सेवरल लाइक एग्जाम्पल्स। SiC, एटसेट्रा। देयर आर सेवरल। इसका अपन एक एग्जाम्पल में और लिखने की कोशिश इच्छा कर रहा था, दैट इज ब्लैक फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस, RUS, फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस, ये सभी इसी के एग्जाम्पल। अब अगर अपन यह समझने की कोशिश करें तो कोवलेंट सॉलिड को फील करें जैसे कि डायमंड हो। क्या यहां डायमंड में कार्बन से कार्बन से कार्बन से कार्बन से कार्बन थ्रू आउट कार्बन से कार्बन जुड़ा रहता है थ्रू अ कोवलेंट बॉन्ड। एंड मैंने आपको अभी वर्ड बोला कोवलेंट, और यही इसका कारण है सॉलिड होने का। तो हम यहां कह सकते हैं ये जो होते हैं, दिस इज 3 डायमेंशनल नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। यहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर जॉइंड या अटैच्ड बोल सकते हैं, या अटैच्ड थ्रू कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट bonds are attached through covalent bonds। क्योंकि वो कोवलेंट बॉन्ड्स के थ्रू अटैच हैं, इसीलिए इसका नाम हो गया कोवलेंट सॉलिड। क्या ऐसी कंडीशन में अगर हम बोलें तो क्या हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होगा? क्या यूजुअली इनसॉल्युबल होंगे? यूजुअली इनसॉल्युबल इन एनी सॉल्वेंट, यूजुअली इनसॉल्युबल इन एनी सॉल्वेंट। ये क्या इनकी कहानी होगी। अब एग्जांपल पढ़ें वापस से। डायमंड, क्या कार्बन 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 थ्रू आउट जुड़ा रहता है? वैसे ग्रेफाइट में कार्बन 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 थ्रू आउट जुड़ा रहता है। SiO2 में सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन ऑक्सीजन ऑल्टरनेट करते हुए 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर बनता है। SiO2 का एग्जांपल जैसे कि ग्लास, कांच होता है। SiO2 का एग्जांपल पत्थर, ये क्वार्ट्ज इसका एग्जांपल। हम सिलिकेट सिलिकॉन करके टॉपिक पढ़ते हैं, वहां इसकी डिटेलिंग करते हैं।
बोरोन नाइट्राइल इट इज वेरी हार्ड सब्सटेंस, कह सकते हैं आर्टिफिशियली फॉर्म्ड हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, डायमंड कटिंग के काम में आता है। इसमें भी बोरोन नाइट्रोजन 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाते हैं। जिस तरह से डायमंड कार्बन 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 थ्रू आउट जुड़ा रहता है, एग्जैक्टली सेम सिलिकॉन 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 थ्रू आउट जुड़ा रहना, वो सिलिकॉन सॉलिड बन जाता है। इसी तरह से सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बन ऑल्टरनेट पोजीशन पे लगे रहते हैं एंड फाइनली ये सिलिकॉन कार्बाइड बनाते हैं। बिल्कुल सेम, जैसे प्योर कार्बन तो ग्रेफाइट डायमंड हो गया, प्योर सिलिकॉन तो सिलिकॉन कहलाया, सिलिकॉन कार्बन का कॉम्बिनेशन सिलिकॉन कार्बाइड कहलाया। ब्लैक फास्फोरस में फास्फोरस जो होता है वो 3 डायमेंशनल नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। ये सभी के सभी जब मेल्ट या बॉइल तो क्या वर्ड बोले, क्या बोले, मेल्ट किए जाएंगे तो वी हैव टू ब्रेक द कोवेलेंट बॉन्ड, हमें कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ने हैं, बिकॉज कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड है, सो दे आर नेम्ड एज कोवेलेंट सॉलिड। इनको क्या कहते हैं? कोवेलेंट सॉलिड कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं आयोनिक सॉलिड्स में। आयोनिक सॉलिड्स के पहले एग्जांपल अगर अपन लिखें तो NaCl हो गया, AlF3 हो गया, MgF2 हो गया, BaSO4 हो गया, CaCO3 हो गया, CaCO3 एटसेट्रा। एंडलेस लिस्ट है इसकी आयनिक कंपाउंड्स। इसमें हो क्या रहा है? इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सेवरल कैटायंस एंड एनायंस। बहुत सारे कैटायंस और एनायंस के बीच में क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इन्हीं को हम आयोनिक बॉन्ड के नाम से जानते हैं। इसी को अपन किस नाम से जानते हैं? आयोनिक बॉन्ड। किस बॉन्ड के थ्रू अटैच है? आयोनिक बॉन्ड। सो इसका नाम क्या हो गया? आयोनिक सॉलिड्स। अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो इसका भी हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। और ये किसमें सॉल्युबल हो जाते हैं? सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर, वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, बट नॉट कंपलसरी। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, इनसॉल्युबल कंपाउंड्स भी तो होते हैं, जैसे BSO4 मैंने जानबूझ के लिखा इसलिए था, CaCO3 आयनिक है बट डिसॉल्व नहीं हो रहा है, बट यूजुअली जब ये भी डिसॉल्व हो सकेंगे तब डिसॉल्व हो जाएंगे। तो यहां पर देखा जाए तो ये हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। डन। जब हम इसको बॉईल करेंगे या हम इसको मेल्ट करेंगे, वी हैव टू ब्रेक दीज इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस, और उस कारण से हम इनको आयनिक बॉन्ड के कारण आयनिक सॉलिड्स कहते हैं। डन। आगे चलते हैं मेटालिक सॉलिड्स। मेटालिक सॉलिड्स पे चलते हैं। इन मेटालिक सॉलिड्स के एग्जांपल देखते हैं। मेटालिक सॉलिड के एग्जांपल जैसे कि आयरन, जैसे हम जो बेंच पे बैठे रहते हैं, ये आयरन की बेंच है, आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, सॉफ्ट सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कॉपर हो गया, निकल एक्सेट्रा। लेकिन मैंने जानबूझ के मरकरी लिक्विड भी लिखा, जस्ट टू टेल यू दैट अगर मैंने बोला मेटल तो इट नॉट नेसेसरी कि वो हमेशा हार्ड ही होगा। आप देख सकते हैं सोडियम सॉफ्ट होता है काफी, कैन बी कट बाय नाइफ। अगर आप इस वर्ड को या जो मैंने स्टेटमेंट बोला इसको अगर आप एनालाइज करोगे तो व्हाट यू आर सेइंग, सोडियम जो होता है वो नाइफ से कट हो जाता है। सोडियम मतलब सोडियम मेटल और नाइफ मतलब आयरन मेटल, यानी कि सोडियम से हार्डर कौन होता है? आयरन, और वो उससे कट हो जाता है। समझ रहे मेरी बात? तो हार्डर से सॉफ्टर चीज कट हो सकती है, तो आयरन से सोडियम कट हो जाता है, तो मेटेलिक बॉन्डिंग के कारण ऐसा होता है। दैट कैन बी स्ट्रॉन्गर, दैट कैन बी वीकर। आज से कुछ दिनों पहले मैंने आपको मेटेलिक बॉन्डिंग का एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल दिया था हमारी क्लासरूम का, और ये समझाया था कि जिस तरह से हम लोग सब जो हैं उन्होंने जो कपड़े पहन रखे हैं, दीज आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और जो बॉडी है दैट इज कोर या कर्नल। अब हम क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में? सभी बच्चे एक दूसरे के क्लॉथ्स को पकड़ने की कोशिश करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि सब एक दूसरे के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। दैट इज नोन एज मेटालिक बॉन्डिंग, वो मेटालिक बॉन्डिंग कहलाएगी। कहीं ना कहीं क्या यहां पर भी मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कौन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड कर्नेल,
कर्नेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसी को मेटेलिक बॉन्ड कहा। तो यहां मैं वर्ड लिख लेता हूं मेटेलिक बॉन्ड। क्या इस मेटेलिक बॉन्ड के चलते ये क्या कहलाएगा? मेटेलिक सॉलिड्स कहलाएंगे। इज दैट क्लियर? अगर देखा जाए तो इनका भी हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है, और इनकी सॉल्युबिलिटी एज सच देखो, कोई मैं सोचूं पानी में सॉल्युबिलिटी की बात करूं या इस तरह की बात करूं तो आई मे बी रॉन्ग, बिकॉज पानी में डालने पर इट मे रिएक्ट, क्योंकि एलिमेंटल फॉर्म है। और हो सकता है कि पानी में जब मैं इनको डालूं तो ऐसी कंडीशन के अंदर ये देखो प्योर फॉर्म है ना, ये तो यहाँ तो कंपाउंड्स बन रहे हैं, देखो कंपाउंड्स बन रहे हैं, दो अलग अलग तरह के एलिमेंट भी हैं, BnSiO, यहाँ पे NaCl AlF, लेकिन यहाँ ये एलिमेंटल फॉर्म है, प्योर फॉर्म है, इनमें कुछ और है नहीं। कुछ और मिलाना है तो अलॉयज बना लो, अमलगम्स बना लो, जब वहां अलॉयज या अमलगम बना सकते हैं, मिक्सचर बना सकते हैं। तो अगर मैं यहां पर कहूं तो यहां पर पानी के साथ, जैसे मान लो मैंने सोडियम को पानी में डाल दिया, उससे होगा क्या? क्या सोडियम को पानी में डालते ही क्या वो उसमें डिसॉल्व वर्ड नहीं बोल के हम बोलेंगे उसमें रिएक्ट कर लेगा? तो इसीलिए मैं यहां पर डिसोल्यूशन इंट्रोड्यूस ही नहीं कर रहा हूं। पर ये सब चीजें एक्चुअली हम और आप जानते थे, क्या नहीं जानते थे वो सिखाने जा रहा हूं। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, जरा बोर्ड पर ध्यान से देखना। अगेन एज अ प्रोटोकॉल हम पहले इसके एग्जांपल्स लिख रहे हैं, जैसे कि आइस। आइस क्या होता है? क्या वाटर होता है? जैसे कि ड्राई आइस, ड्राई आइस कौन होती है? CO2 होती है। जैसे कि फास्फोरस, इसमें व्हाइट फास्फोरस हम मेनली लिखना चाहेंगे, व्हाइट फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस हमने लिखना चाहा। जैसे कि और मेरे पास आया वैक्स, मेरे पास आया घी, वनस्पति घी होता है ना अपना नॉर्मल घी जो होता है घर में, वो। ऐसे कई सारे और एग्जांपल्स हो सकते हैं जो कि हमारी डेली लाइफ में हम सब, हमारा जो बॉडी बनी हुई है, ये जो मैटर है, जो जिस चीज से हम लोग बने हैं, यू कैन से एनीथिंग, जैसे स्किन हो गई या मसल्स हो गई, एनीथिंग इस तरह की, जो भी प्लास्टिक्स होते हैं, सॉफ्ट प्लास्टिक्स होते हैं, इन सब की अगर अपन बात करेंगे एटसेट्रा। मेरे लिए ये एग्जांपल जो मैंने बोर्ड पे लिख दी है, दैट बिकम सफिशिएंट, बिकॉज इससे कई सारी बातें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, इमेजिन करो कि इनमें हो क्या रहा है। इनमें कुछ ऐसा हो रहा है कि ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है और ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है, इनके बीच में कुछ अट्रैक्शन फोर्सेस लग रहे हैं। इसी तरह से ये CO2 का मॉलिक्यूल है, CO2 का मॉलिक्यूल है, इनके बीच में कुछ अट्रैक्शन फोर्सेस लग रहे हैं। जब आप इनको गर्म करोगे, अच्छा मेल्टिंग किसे कहते हैं और बॉइलिंग किसे कहते हैं? दो चीजें जब बहुत पास पास हैं तो वो सॉलिड्स होती हैं, दूर होती हैं तो वो लिक्विड हो जाती हैं, दो और बहुत दूर होती हैं तो वो गैस कहलाती हैं। यही होता है, ऐसे ही सीखा अपन ने। तो जब भी किसी चीज को मेल्ट करना है तो हमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को दूर ले जाना है। इमेजिन करो कि अगर मैं आइस को मेल्ट करता हूं तो मैं वाटर को दूर ले जाता हूं। What I am trying to break? I am trying to break this bond. I am trying to break this bond. These are known as molecular forces. क्या कहलाते हैं ये? Molecular forces, जो कि दो तरह के होते हैं, एक वेंडरवॉल फोर्स और दूसरे कौन से? हाइड्रोजन बॉन्ड। सोचिए, इन्हीं फोर्सेस के अट्रैक्शन के कारण, आई रिपीट, इन्हीं फोर्सेस के अट्रैक्शन के कारण, इन्हीं फोर्सेस के अट्रैक्शन के कारण ये सॉलिड्स हैं। वाटर जो आपस में एक दूसरे से अट्रैक्टेड है, उसके कारण ये सॉलिड है। वनस्पति घी, जैसे घी की बात कर रहे हैं, वो एल्केन्स है, हायर एल्केन, C18 एंड अबव, मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा है। वैसे ही वैक्स है, वो भी C18 एंड अबव का एल्केन है। फॉस्फोरस P4, ये सभी के बीच में कौन से अट्रैक्शन है? इसी तरह के मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। मैंने ऊपर हेडिंग डाली, व्हाई दे आर सॉलिड। They become solid due to these attraction known as molecular attractions, molecular forces of attraction. जब हम इनको हीट करेंगे तो हम क्या पाएंगे? क्या इनका लो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होगा? लो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्यों होगा? लो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्यों होगा? बिकॉज वीक फोर्सेस इज टू बी ब्रोकन। कौन से फोर्सेस होंगे? वीक फोर्सेस इज टू बी ब्रोकन। वीक molecular forces is to be broken। क्या बताइए मेरे बच्चा, सभी बच्चों को ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है?
इस तरह के वीक फोर्सेस को हमें तोड़ना है, विच कैन बी इजीली ब्रोकन। क्या बताइए, यहां तक मैं बात समझा पा रहा हूं आपको, मेरी बात को क्लियरली समझ पा रहे हैं? परफेक्टली क्लियर, यस या नो? क्या बताओ वाटर एक कोवलेंट कंपाउंड है? हाँ है। क्या बताओ ये जितने भी लिखे गए जैसे SiO2, क्या ये कोवलेंट कंपाउंड है? हाँ। कहने को दोनों कोवलेंट कंपाउंड है, बट इट इज नोन एज कोवलेंट सॉलिड एंड दिस इज नोन एज मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्या दोनों के बीच में जब हम बोल रहे हैं नाम कि why they are solids, तो हमने ये मेंशन करा कि why they are solid. These are solid due to covalent attraction, these are solid due to molecular attractions. क्या बताओ, मेरी बात समझ में आ गई? अब हमें आगे जाके करना क्या था? क्या हमें आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड्स के बीच के डिफरेंसेस पढ़ने थे। अब मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, लेट्स से मेल्टिंग पॉइंट। मैं आपको बोलूं बताओ आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा या कोवलेंट कंपाउंड का? तो इट्स योर ड्यूटी टू आस्क मी, सर आयनिक कंपाउंड तो चलो ठीक है, लेकिन कोवलेंट कंपाउंड कौन से? क्या कोवलेंट सॉलिड वाले कोवलेंट कंपाउंड या मॉलिक्यूलर सॉलिड वाले कोवलेंट कंपाउंड? बिकॉज बोथ आर कोवलेंट कंपाउंड्स। यस या नो? बिकॉज अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहा हूं तो आयोनिक सॉलिड और कोवलेंट सॉलिड में से इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, लेकिन अगर आयनिक सॉलिड और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की बात कर रहा हूं तो आयनिक सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। नहीं आई मेरी बात समझ में? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिडिक्ट, टू चेक व्हाट वी आर आस्किंग। इफ वी आर आस्किंग इन जनरल, तो बताओ इस पृथ्वी पर जनरली कौन मिलता है? क्या जनरली कोवलेंट सॉलिड्स मिलते हैं हमारे चारों तरफ, या जनरली ये मॉलिक्यूलर सॉलिड्स मिलते हैं? व्हाट डू यू से, हमारे चारों तरफ जनरली क्या मिलता है? मॉलिक्यूलर सॉलिड, नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, CO2 गैस, वाटर वेपर्स, जो भी हम चारों तरफ देखते हैं वो जनरली क्या होते हैं? मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं। तो जब भी हम बात करेंगे बिना किसी कहानी को मेंशन किए, बिना किसी कहानी को मेंशन करे, तो कोवलेंट सॉलिड्स, जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। कौन कौन से? कोवलेंट सॉलिड भी हो सकते हैं और दूसरे कौन से हो सकते हैं? मॉलिक्यूलर सॉलिड्स भी हो सकते हैं। लेकिन हम किसको मानेंगे? अगर कुछ भी मेंशन नहीं होगा तो हम किसको प्रायोरिटी दे देंगे? बोलो, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को प्रायोरिटी दे देंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? फिर भी बेटर ये रहता है, मेरा एग्जामिनर का पूछने का भी फर्ज बनता है और एक बच्चे को भी क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से सीखना चाहिए कि वो पूछना क्या चाह रहा है, बिकॉज एक छोटी सी मिस्टेक गड़बड़ करा सकती है। क्या बताओ, मेरी बात सभी बच्चों को समझ में आ गई या नहीं आ गई? अगर आ गई तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। आइए बोर्ड पर देखते हैं डिफरेंस बिटवीन आयनिक कंपाउंड्स एंड कोवलेंट कंपाउंड्स। इट्स वेरी मैंडेटरी कि हम अब कंपाउंड्स के बीच के डिफरेंसेस कर रहे हैं। कल हम डिफरेंस कर रहे थे बॉन्ड्स के बीच, आज हम डिफरेंसेस कर रहे हैं आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, आर गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉफ्ट सॉलिड अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन। देखो ऑर्डिनरी कंडीशन मतलब आपके चारों तरफ रूम टेम्परेचर। क्या मैंने आपको बोला ना? बताओ चारों तरफ कौन है? ऑक्सीजन गैसेस है, पानी लिक्विड है, सॉलिड्स बहुत रेयर हैं, सॉलिड्स चीजें बहुत रेयर हैं, बट दीज आर जनरली सॉफ्ट सॉलिड्स, गैसेस, लिक्विड्स अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन। ठीक है, बिकॉज बिना किसी चीज को बोले हम ये कहना चाह रहे हैं वी आर टॉकिंग अबाउट मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, वी आर टॉकिंग अबाउट मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। इज दैट क्लियर विथ एवरीबॉडी? सेकंड, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। High melting point, boiling point, low melting point, boiling point, as molecular solid, as molecular forces of attraction is to be broken. Again we are talking about molecular solids. हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? molecular solids के बारे में बात कर रहे हैं। आगे चलते हैं। हार्ड एंड ब्रिटल, हार्ड और ब्रिटल होते हैं, सॉफ्ट एंड वेक्सी अपीयरेंस होती है। यहां तक खत्म हो गई बात। विथ सम एक्सेप्शन लाइक जाइंट मॉलिक्यूल, इसने यहां पर मेंशन भी कर दिया कि कुछ मॉलिक्यूल्स को छोड़ते हुए हमने अदरवाइज यहां पर क्या बोला? ये मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के लिए जिनका कि ये सॉफ्ट होते हैं, वैक्स जैसी अपीयरेंस होती है, सॉफ्ट, कैन बी कट बाय नाइफ इजीली। बात समझ में आ गई? बट यहां पर ये वर्ड आता है व्हाई दे आर हार्ड एंड ब्रिटल। कैन एनीवन ऑफ यू कैन एक्सप्लेन व्हाई दे आर हार्ड एंड ब्रिटल? हार्ड मतलब वो दूसरी चीजों को कट तो कर सकते हैं, पर अगर हमने उसको नीचे गिरा दिया फॉर एग्जांपल, तो वो तो आसानी से मतलब ऐसे टूट जाते हैं। क्यों टूट जाते हैं? बात वहीं आ रही है कि वो ऐसे बिखर क्यों जाते हैं? क्योंकि डिसअरेंजमेंट होती है। आपने जो लैटिस बनाया उसमें थोड़ी भी डिसअरेंजमेंट हो गई तो वो Na+ और Na+
ये बात जो इस बच्चे ने पकड़ी है मेरे को लगता है कि सभी बच्चों को आ जानी चाहिए। यहां पर ही कहना चाह रहा है कि सर ये जो मैंने मान लिया ये जो भाई साहब हैं, अगर हमने इसको हैमर मारा इधर से या इधर से, तो ये वाली जो लेयर है अगर ये सरक के इधर चले गई तो क्या होगा, जहां अट्रैक्शन है उसकी जगह रिपल्शन होने लग जाएंगे। अरे हाँ या ना, जहां पर अट्रैक्शन है उसकी जगह क्या होने लग जाएंगे, रिपल्शंस। और अगर एक बार रिपल्शंस हो गए तो वो बिखर जाएगा। इसीलिए इसका क्रिस्टलाइन जो फॉर्म होता है वो ब्रेक हो जाता है, इसलिए वो ब्रिटिल होते हैं। इसलिए वो क्या होते हैं, ब्रिटिल होते हैं। क्या मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर है? हार्ड तो क्यों है, क्योंकि वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्सेस है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसलिए हार्ड है। क्या मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर है? आगे कहता है, आगे कहता है इन सॉलिड स्टेट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट आर गुड कंडक्टर इन मोल्टन एंड एक्वस फॉर्म। क्या आप लोगों को याद है हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ा था, उसके दौरान मैंने आपको इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के क्वेश्चंस करवाए थे। तो वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव है ना। सॉलिड स्टेट के अंदर कंडक्टर ही कोई नहीं है, क्योंकि सॉलिड स्टेट में मोबाइल पार्ट कोई नहीं है। मोबाइल मतलब जो हिल सकता हो। किसी ने मुझसे पूछा सर मेटल्स जो होते हैं वो भी तो सर सॉलिड्स होते हैं, सर वो इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करते हैं? बिकॉज जो उनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनको हमने कपड़े कहा था, वो एक्सचेंज आते हैं। तू मेरे कपड़े ले, तू उसको दे दे, तू उसको दे दे, तू उसको दे दे, और ऐसे एक्सचेंज कर सकते हैं हम कपड़े। तो वो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं विच कैन बी ट्रांसफर्ड। यहां पर आयनिक सॉलिड्स के अंदर तो ना मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना मोबाइल आयंस होते हैं, लेकिन पानी में डालते ही या मोल्टन स्टेट में करते ही उनमें मूवमेंट आ सकता है, तब ऐसी कंडीशन में वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। जबकि यहां पर देखें तो यूजुअली बैड कंडक्टर बोला जा रहा है उसको। क्यों? क्योंकि इधर देखो जरा बोर्ड पे पीछे, और पीछे चलते हैं। ओ शिट, अगर हम यहां पर देखें तो इस जगह पर हम लोगों ने बड़ी तरीके से इस बात को समझा। देखो जरा बोर्ड पे ध्यान से, क्या पॉइंट डिस्कस कर रहे थे पहले याद दिलाओ। बैड कंडक्टर और गुड कंडक्टर की हम बात कर रहे थे। अगर अपन ये वाले सॉलिड लेके चल रहे हैं, कोवलेंट सॉलिड भी, तो इसमें सिर्फ ग्रेफाइट को छोड़ दो, बाकी सारे के सारे बैड कंडक्टर हैं, क्योंकि इनके पास कुछ भी कंडक्शन करने के लिए पॉसिबल नहीं है। यहां पर सारे एग्जांपल्स में देख लो, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। तो एक बच्चे ने तुरंत मुझे पता है क्या बोला, सर। मैंने कहा बोल भाई। सर वो कंडक्ट करता है ना। मैंने कहा कौन? बोला सर वही वाटर। आंसर इज नो, वाटर कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। दिस मस्ट बी इन योर माइंड। वाटर कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है ओनली कौन से केस में, बोलो। वाटर कौन से केस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, जल्दी से बता दो। इम्प्योर स्टेट में। इम्प्योर स्टेट के अंदर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, अदरवाइज वो वाटर कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। क्या ये बात सभी बच्चों को क्लियर है या नहीं है? वाटर कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को इस बात में? ठीक है, चलते हैं आगे और ध्यान रखेंगे। अब की बार इसको स्लो चलाएंगे, क्योंकि ये फास्ट चलाते ही ब्रेक हो जाता है। तो यहां तक आयनिक कंपाउंड कोवलेंट कंपाउंड का टॉपिक समझ में आ गया आप लोगों को। आपको ये भी समझ में आ गया अगला पॉइंट क्या है। अंडरगोज आयनिक रिएक्शंस व्हिच आर फास्ट एंड इंस्टेंटेनियस। अंडरगोज आयनिक रिएक्शंस व्हिच आर फास्ट एंड इंस्टेंटेनियस। जो रिएक्शंस हैं आयनिक रिएक्शंस वो फास्ट है, और कोवलेंट रिएक्शंस होती हैं स्लो। ये कैसे जस्टिफाई करेंगे, जरा बोर्ड पर देखें। Na प्लस के पास में आ रहा है Cl माइनस, ठीक है। कहां से आ रहा है? ये जो Cl माइनस भाई साहब है, ये Cl माइनस भाई साहब अगर इधर से आएगा तो भी आजा, इधर से आएगा तो भी आजा, इधर से आएगा तो भी आजा, इधर से आजा तो भी आजा, इधर से आजा तो भी आजा, इधर से आजा तो कहीं से भी अगर ये आएगा,
क्या वो पक्का उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा? जो अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन फ्रॉम एनी साइड, अट्रैक्शन फ्रॉम एनी साइड, एनी साइड यानी कि नॉन डायरेक्शनल। ये हमने उस दिन सीखा था जब अपन आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड की बात कर रहे थे। जबकि अगर मैंने कोई कोवलेंट कंपाउंड बनाया, फॉर एग्जांपल क्लोरीन और क्लोरीन को जोड़ा, तो जब तक ये एक दूसरे से एक प्रॉपर डायरेक्शन में ओवरलैप नहीं करेगा तब तक ये बॉन्ड ही नहीं बना सकता। अरे क्या मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर आ गई? नीड्स प्रॉपर डायरेक्शन, नीड्स प्रॉपर डायरेक्शन। क्या इसको प्रॉपर डायरेक्शन चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए? अरे हाँ या ना? नीड्स प्रॉपर डायरेक्शन। अब मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, जब मैं आयनिक रिएक्शन करा रहा हूं तो उसमें बॉन्ड तोड़ने में जो एनर्जी लगेगी लग जाएगी, कोवलेंट रिएक्शन करा रहा हूं बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी लगेगी, फास्ट होगा स्लो होगा व्हाटएवर, लेकिन जब बॉन्ड बन रहा होगा तो Na प्लस पे Cl- जब आएगा टकराने और बॉन्ड बन जाएगा। जबकि क्लोरीन और क्लोरीन में 50 बार टकराएगा, कोई एक बार प्रॉपर ओरिएंटेशन मिलेगी, और जब प्रॉपर ओरिएंटेशन मिलेगी देन ओनली यू विल गेट द ओवरलैपिंग डन, देन ओनली यू विल गेट द ओवरलैपिंग डन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? इस कारण से वो स्लो हो गई, क्योंकि आप रिएक्शन कैसे बोलते हो, किसी चीज की रेट कैसे बोलते हो कि इतने प्रोडक्ट बने पर यूनिट टाइम। अब यहां पे 500 बार टकराएगा और 500 बार बॉन्ड बन जाएंगे आयनिक के अंदर, लेकिन कोवलेंट के अंदर 500 बार टकराएगा, कोई एक बार बॉन्ड बनेगा, तो नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म पर यूनिट टाइम तो कम ही हो गया ना, तो मैं तो उसको बोलूंगा स्लो रिएक्शंस। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं और हेडिंग पढ़ते हैं आज पहली, दैट इज थ्योरीज टू एक्सप्लेन कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। VBT प्योर ओवरलैपिंग, VBT हाइब्रिडाइजेशन एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। एक्चुअली देखा जाए तो हम इस पूरे को VBT के नाम से जानते हैं, इस पूरे को किस नाम से जानते हैं? VBT के नाम से जानते हैं। लेकिन जैसे ही हम बोलते हैं, मतलब नॉर्मली अगर आप में से कोई बच्चा पहले से पढ़ रखा होगा तो ऐसे बोलता होगा सर पहली थ्योरी तो है VBT, सर दूसरी जो थ्योरी है दैट इज हाइब्रिडाइजेशन, और तीसरी थ्योरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जबकि गलत है। थ्योरी पहली है VBT, दूसरी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। VBT के दो हिस्से हैं, पहला हिस्सा कौन सा? प्योर ओवरलैपिंग क्लासिकल थ्योरी, उसको अमेंडमेंट किया गया, उसमें चेंजेस किए गए और थ्योरी का नाम क्या दिया गया? हाइब्रिडाइजेशन। क्या यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है क्या? फिर आएगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। कुछ कहना चाह रहे हो बेटे? बोलो। आ गया, ठीक है। अब यहां से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पहली पार्ट को, पहली थ्योरी को, दैट इज VBT। VBT एक हेडिंग है जिसको हम पढ़ेंगे, फिर उसमें पहले नॉर्मल पढ़ेंगे, फिर उसमें अमेंडमेंट्स करेंगे, चेंजेस करेंगे। तो फर्स्ट आती है VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सीखते हैं पहले, बहुत छोटी छोटी सी चीजें इसमें लिखी गई हैं। VBT was proposed by Hitler in London and was extended by Pauling and Slater। इस बात को क्यों लिखा मैंने? जस्ट टू एक्सप्लेन कि VBT में चेंजेस किए गए लेटर ऑन। तो पहले इनिशियली उसको हिटलर और लंदन ने प्रपोज किया था, और बाद में पॉलिंग और स्लेटर ने उसको एक्सटेंड किया था। आगे, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, a covalent bond is formed by the overlapping of atomic orbitals of valence shell of the two atoms। नाम से पता लग रहा है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, यानी कि जब भी बॉन्ड बनाना है तो दो एटम्स के सिर्फ वैलेंस शेल पार्टिसिपेट करेंगी टू फॉर्म द बॉन्ड। आई रिपीट, जब भी बॉन्ड बनाना है तो दोनों एटम जो कंबाइन होने वाले हैं उनकी वैलेंस शेल पार्टिसिपेट करेगी टू फॉर्म अ बॉन्ड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बॉन्ड बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या होना जरूरी है? बोलो। वैलेंस शेल का पार्टिसिपेट करना जरूरी है, इनर शेल से उसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है। क्या मुझे आपसे हाथ मिलाना है? आई रिपीट, मुझे आपसे हाथ मिलाना है तो मैं आपकी तरफ हाथ बढ़ा दूंगा, आपने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया, दोनों ने हाथ मिलाया और हमने शेक हैंड कर लिया, बड़ी मस्त बात। लेकिन फॉर द अदर इंस्टेंस, मैंने अपना हाथ ऐसे पकड़ रखा है, क्या अब आप मुझसे हाथ मिला पाओगे? वी कांट। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन है कि व्हेनेवर देयर इज अ बॉन्ड फॉर्मेशन, जो भी कंबाइनिंग एटम्स हैं इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, दोनों तभी कंबाइन करेंगे। वैलेंस शेल जो पार्टिसिपेट कर रही है बॉन्ड बनाने में, उसमें वो ऑर्बिटल्स जिसमें
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है पार्टिसिपेट करेंगे। आई रिपीट, वैलेंस शेल पार्टिसिपेट करेगी, लेकिन वैलेंस शेल की भी वो ऑर्बिटल्स, कौन सी ऑर्बिटल्स, जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो ही पार्टिसिपेट करेंगी बॉन्ड बनाने में। मैंने स्टेटमेंट पढ़ना है, क्या कहता है? According to this theory, a covalent bond is formed by the overlapping of atomic orbitals of valence shell of the two atoms. Valence shell participate करेगी. Point number 2. Only the orbitals which have, very important point, only the orbitals which have singly occupied electron. Only the orbitals which have singly occupied electrons can enter into overlapping process and the resultant bond acquires a pair of electron. Let's say हमने यहां पर कुछ इस तरह की फीलिंग करी कि मेरे पास यहां पर कोई एटम 1 है, उसके साथ में कोई एटम 2 जुड़ रहा है, सो दैट की मॉलिक्यूल बन रहा है। तो यहां कहना चाह रहा है कि यहां पर एक ऑर्बिटल हो, यहां पर भी एक ऑर्बिटल हो, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, और मॉलिक्यूल जब बना तो ऐसी कंडीशन में उसमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इससे फीलिंग, मतलब एक छोटा सा स्टूडेंट या मैं, कोई भी एक इंसान को फीलिंग क्या आएगी? इसका मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से मिलकर जब पेयरिंग करता है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती होगी, और शायद इसीलिए बॉन्ड बनता हो। यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट वी कैन से कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी। यस या नो? इससे ऐसा ही लगता है ना? क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ऐसा ही मान के चलना है, उन्होंने ऐसे ही कहा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन छोड़ना ही नहीं है, अनपेयर्ड मिला के पेयरिंग कर दो, स्टेबिलिटी बढ़ा दो और बॉन्ड बना दो, दैट्स इट। जब तक मैं इसकी रीजनिंग पर नहीं जाता, यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे नहीं जाता, या फिर हम आज से 4 क्लास पहले की बात नहीं करेंगे, तब तक हम इसी को ट्रू मान रहे हैं। हमने 4 क्लास पहले क्या बात करी थी? हमने 4 क्लास पहले यह बात करी थी कि इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, दोनों जब मिलते हैं तो दोनों के घूमने का दायरा बढ़ जाता है, और एक्चुअली इसीलिए स्टेबिलिटी बढ़ती है। द पॉइंट इज नॉट पेयरिंग, द पॉइंट इज घूमने का दायरा बढ़ना। दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये शब्द या ये कॉन्सेप्ट या ये रीजनिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में इंक्लूडेड नहीं है। दैट विल बी इंक्लूडेड इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। हम उसको वहां डील करेंगे, वहां पे बाकायदा इलेक्ट्रॉन के घूमने के दायरे पे बात होती है। यहां पर सिर्फ ये जो हमारे दिमाग में आया थॉट, टेक इट एज अ करेक्ट थॉट, क्या कि अनपेयर्ड जब पेयरिंग कर लेते हैं तो स्टेबिलिटी बन जाती है। और इसीलिए हम जितने भी एग्जांपल्स आगे पढ़ने वाले हैं, वह हमारा मोटिव क्या रहेगा? जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, उतने ज्यादा बॉन्ड बनाओ, उससे ज्यादा स्टेबिलिटी उठाते, ज्यादा से ज्यादा। क्यों? बिकॉज कहीं ना कहीं यहां पर भी एक वर्ड आया है, और वो वर्ड हमने नजरअंदाज कर दिया, और वो वर्ड क्या था? ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स तो समझ में आ रहे हैं, लेकिन साथ साथ में आप ये भी सोचिए कि यहां ऑर्बिटल जो थी वो इस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रही है। मान लेते हैं यहां एक स्फेरिकल ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल थी, यहां पर एक स्फेरिकल ऑर्बिटल थी, यहां लिख नहीं पा रहा हूं, इस जगह लिखता हूं। यह एक स्फेरिकल ऑर्बिटल थी एस ऑर्बिटल, यहां पर भी ये भी 1s है, लेट्स से ये भी 1s है, दोनों ने मिलकर एक ऑर्बिटल और बना ली। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैविंग, ये जो डॉट लगाए दीज आर इलेक्ट्रॉन्स नहीं, दीज आर न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, इसमें एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, इसमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इस बात से थोड़ा थोड़ा अंदाजा लग जाता है कि इलेक्ट्रॉन के घूमने का दायरा बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन के घूमने का दायरा बढ़ गया। तो ये जो वर्ड है ये इटसेल्फ इज अ गुड वर्ड। जबकि इस तरह के डायग्राम से तो फीलिंग आती है पेयरिंग होने से स्टेबिलिटी बढ़ती है, लेकिन ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल एक बहुत ही खूबसूरत शब्द है, जिससे हम ये बात बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के घूमने का दायरा बढ़ा और स्टेबिलिटी बढ़ गई। यस या नो? क्या मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर है? तो आपसे अगर मैं पूछूं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या प्रपोज करती है, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बेसिकली प्रपोजेस द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल व्हिच बिलोंग्स टू वैलेंस शेल। इस बात को हम रिपीट करते हैं, valence bond theory proposes the overlapping of orbital which belongs to valence shell. Is that clear or not? ठीक है। अब एक बात सोचो कि मैं वैलेंस ऑर्बिटल हूं, वैलेंस शेल का ऑर्बिटल हूं, मेरे पास वैलेंस शेल की ऑर्बिटल है, आपके पास भी वैलेंस शेल की ऑर्बिटल है। मेरे पास ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ओवरलैप नहीं हो सकता। मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ओवरलैप हो सकता है। या फिर
आपके पास कुछ नहीं है, मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो भी ओवरलैप हो सकता है, बिकॉज आफ्टर ओवरलैपिंग जो ऑर्बिटल बनेगी क्या उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो 2 कंडीशन है, 1 1 ओवरलैप डन, 0 एंड 2 ओवरलैप डन। तो ओवरलैपिंग 2 तरीके से हो सकती है। ओवरलैपिंग इज आवर मेन मोटिव, क्या बोला मैंने, ओवरलैपिंग आर मेन मोटिव, ओवरलैपिंग इज आवर मेन मोटिव। या तो तुम्हारे पास अनपेयर्ड मेरे पास अनपेयर्ड, लो बॉन्ड बना लो, या तुम्हारे पास एम्प्टी मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन तब भी बॉन्ड बना लो, सो दैट की रिजल्टेंट में पेयर पहुंच जाए। अभी भी समझ में नहीं आया? दोनों तरीके की पॉसिबिलिटी क्लियर हो गई। क्या कहता है, द एटम्स विथ सिंगली filled orbital must come closer to one another with their axes in proper direction of ये कुछ भी नहीं, ये हटा दें। क्या लिखा स्टेटमेंट, वापस पढ़ते हैं। द एटम विथ सिंगली फिल्ड ऑर्बिटल्स मस्ट कम क्लोजर टू वन अनदर विद देयर एक्सिस इन प्रॉपर डायरेक्शन फॉर ओवरलैपिंग। जो ऑर्बिटल्स हैं, अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले भी एक चीज पढ़ी थी कि कोवलेंट रिएक्शन स्लो क्यों होती हैं, क्यों होती हैं, बिकॉज उसमें जो ओवरलैपिंग होती है उनका डायरेक्शन अगर प्रॉपर नहीं हुआ तो बॉन्ड नहीं बनता है। यहां पर भी मैं एग्जैक्टली वही कह रहा हूं कि जो भी बॉन्ड बनाना चाहता है, जो भी जगह पर हम बॉन्ड बनाना चाहते हैं, उनकी ऑर्बिटल्स ओवरलैप तो कर रही हैं, लेकिन डायरेक्शन प्रॉपर होगा तभी ओवरलैप होगा। अभी वो भी सब सिखाऊंगा, आगे चलता हूं। एज अ रिजल्ट ऑफ ओवरलैपिंग there is maximum electron cloud density somewhere between the two nuclei। अब देखो जरा पीछे मेरा ये जो डायग्राम है काफी जस्टिफाई कर रहा है। मैंने जानबूझ के न्यूक्लियस को इस जगह पर बनाया, इस जगह पर बनाया, सो दैट कि मैं इनके बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी बता सकूं। दोनों न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को अकड़ के रखें, पकड़ के रखें, जकड़ के रखें। क्या मेरी बात समझ में आ गई? इन दोनों न्यूक्लियस ने इस इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ रखा है। अरे मेरी बात क्लियर है? तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों न्यूक्लियस के बीच में ही होनी चाहिए, ऑफ कोर्स, बिकॉज बोथ आर शेयरिंग दीज इलेक्ट्रॉन्स। तो मैंने वही बात यहां पर समझाई आपको। एज अ रिजल्ट ऑफ ओवरलैपिंग देयर इज मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी समवेयर बिटवीन द टू न्यूक्लियाई। इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? चलिए आगे। कोई कंफ्यूजन? चलो नेक्स्ट पॉइंट कहता है, ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग हायर विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। सोचने की बात है, अगर मैं आपसे हाथ मिलाऊं, एक, मैं आपसे 2 हाथ मिलाऊं और मैं आपके गले लग जाऊं, ऑफ कोर्स ओवरलैपिंग बढ़ती जा रही है तो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड स्ट्रांग होता जा रहा है। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, वही कह रहा है, ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग हायर विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ऐसे ही अपन ऐसा भी कह सकते हैं, एसएस ऑर्बिटल ओवरलैप करें और पीपी ऑर्बिटल ओवरलैप करें तो बेहतर ओवरलैप कहां होगा, समथिंग लाइक दिस। या 2s ओवर ऑर्बिटल ओवरलैप करें और 3s ऑर्बिटल ओवरलैप करें, बेहतर ओवरलैपिंग जहां होगी वहां स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। ये कॉमन सेंस की बात है कि मतलब ऑफ कोर्स ओवरलैपिंग ही तो बॉन्ड है एक्चुअली, तो जितने ज्यादा ओवरलैपिंग होगी प्रॉपर, उसी को हम बोलेंगे स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ज्यादा होगी। इस जगह मैं रुका था जरा सा, मैंने एक सेकंड का पॉज लिया बिकॉज मेरे दिमाग में एक थॉट आया। हो सकता है कि आप में से किसी बच्चे के भी दिमाग में आया हो कि सर एक दिन आपने हमें पढ़ा रहे थे, वो पोटेंशियल एनर्जी का कर्व पढ़ा रहे थे, उसमें आपने कहा था 2 एटम एक दूसरे से दूर होते हैं, फिर धीरे धीरे पास आते हैं और स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। सर ज्यादा पास आते हैं तो रिपल्शन होने लग जाता है सर, और वापस वो दूर हो जाते हैं, ऐसा पढ़ाया था मैंने। तो सर वो थॉट यहां नहीं लगाएंगे? आंसर इज नो, बिकॉज यहां तो कंडीशन ओवरलैपिंग बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, लेकिन अभी भी वो बॉन्ड फॉर्मेशन जोन में ही है। हो सकता है उससे ज्यादा होने पर रिपल्शन हो जाता, क्रिटिकल कंडीशन आ जाती, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम तो वहां तक की ही बात कर रहे हैं जहां तक बॉन्ड बन सकता है, उसमें भी बेहतर बॉन्ड बनाने की तक की बात कर रहे हैं। आगे मेरी बात समझ में? ऐसा नहीं कि आप और पास लाते जाओ, पास लाते जाओ, सर एकदम ही पास ला दो सर, फिर वो क्रिटिकल कंडीशन आ जाएगी जो पोटेंशियल एनर्जी कर्व में मैंने आपको बताया था। इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? आगे चलते हैं। कहता है ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स रिजल्ट इन डिक्रीज ऑफ एनर्जी एंड द अमाउंट AMT एंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड पर मोल ड्यूरिंग ओवरलैपिंग इज टर्म्ड एज बॉन्ड एनर्जी। ऑफ कोर्स यही होगा ना, बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, जब कोई बॉन्ड बनेगा तो जो एनर्जी रिलीज होगी उसको क्या कहेंगे, बॉन्ड एनर्जी।
इज दैट क्लियर और नॉट? अच्छा, मतलब ये वीवीटी में ओवरलैपिंग की वजह से एनर्जी रिलीज हो रही है, पेयरिंग की वजह से नहीं क्या? यही तो मैंने आपको भी बताया था कि अगर हम देखें तो हमको फीलिंग आ रही है कि पेयर करना हमारा मोटिव है, लेकिन कहीं ना कहीं ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग ये समझाया जा सकता है। लेकिन आज भी हम ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट को इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि हमने एमओटी नहीं पढ़ रखी, क्योंकि आप जानते हो, क्योंकि आपको मैंने डे 1 पे इसकी झलक बता दी थी। अदरवाइज आपको अभी तक तो क्या लगेगा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से पेयर अप हो रहा है इसलिए स्टेबिलिटी आ रही है, लेकिन रियल रीजन तो ओवरलैपिंग ही है ना। हाँ, मतलब वीवीटी में भी उसका वो दिखता है। नहीं नहीं नहीं, ये देखो, ये स्टेटमेंट जो भी लिखे गए ना, ये कोई ऐसा नहीं है कि पॉलिंग और स्लेटर के स्टेटमेंट्स हैं या हिटलर और लंदन के स्टेटमेंट्स हैं। These are between you and me. These are the statements which are actually written just to explain the theory. It's not पत्थर की लकीर कि सर उसने ऐसा बोला था क्या। These are not postulates. ठीक है, ये एक जनरल थ्योरी का पार्ट है, मतलब यू कांट पिक देम अप कि सर यहाँ पे तो आप ऐसा बोल रहे हो सर, यहाँ इसका मतलब ओवर, अरे तो ये जनरल शब्द है ना, इसमें क्या फर्क पड़ जाएगा, इससे कोई क्वेश्चन थोड़ी क्रिएट हो सकता है, बिकॉज नन ऑफ द स्टेटमेंट इज रॉन्ग। बात यहाँ आ रही है, वो तो आप और मेरे बीच की बात है ना, समझने की बात है। ठीक है, चलते हैं आगे, चलते हैं। अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कहानी स्टार्ट होने वाली है। कहानी क्या है? इलेक्ट्रॉन्स विच आर ऑलरेडी पेयर्ड इन वैलेंस शेल can enter into bond formation if they can be unpaired first by shifting to the vacant orbital of slightly higher energy of same shell. This point explains the pentavalency of phosphorus, hexavalency of sulfur and heptavalency of halogens. मैं इतना बड़ा बात ही नहीं करता, छोटी सी बात करता हूं कार्बन की। अगर मैं कार्बन की यहां पर बात करूं तो क्या होगा? कार्बन की बात करते हैं। कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p2। ठीक है, इसकी ग्राउंड स्टेट बनाते हैं जिस स्टेट में ये नेचर में एग्जिस्ट करता है, वैलेंस शेल। मैंने अंडरलाइन करिए वैलेंस शेल को, ये है 2s और 2p, क्योंकि हमें इसी से मतलब है, यही बॉन्ड बनाने वाला है, ये 2s और 2p। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें एक और इसमें एक इलेक्ट्रॉन। यस या नो? क्या मैं सही हूं जो मैं बोला आप लोगों को? क्या यहां तक मैं सही हूं जो बात मैंने आपको भी बोली? अगर देखा जाए इस समय अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है, तो क्या अगर ये बॉन्ड बनाएगा तो कितने बॉन्ड बना सकता है? 2 बॉन्ड बना सकता है। लेकिन ये अपना इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके यहां ले आता है, सो कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट के अंदर 2s में कितना इलेक्ट्रॉन रह जाता है? एक। और 2p में इलेक्ट्रॉन कितने रह जाते हैं? एक एक एक। ऐसी कंडीशन में अगर मैंने यहां पे बोला ये 2s हो गया, 2p हो गया, अगर मैंने बोला तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए हैं 4। बताओ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हो गए हैं तो वो कितने बॉन्ड बना सकता है? 4 बॉन्ड। यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, तो वो कितने बॉन्ड बना सकता है? 2 बॉन्ड। मुझे लगता है कि नुकसान तो नहीं है एक्साइट करने का। क्या एक्साइट करने से कोई नुकसान तो नहीं है, फायदा ही है। क्या बॉन्ड ज्यादा बढ़ेंगे, स्टेबिलिटी और बढ़ जाएगी? अरे हाँ या ना? बट अभी पॉइंट वहां नहीं आ रहा, अभी पॉइंट इसको एक्सप्लेन करने का है। अगर मैं आपसे पूछता बताओ कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा, तो आप सबसे पहले उसका कॉन्फ़िगरेशन लिख देते और बोलते सर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 बॉन्ड बनाएगा। लेकिन कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। 4 बॉन्ड बनाता है, कैसे एक्सप्लेन हो रहा है? ऐसे एक्सप्लेन हो रहा है। वैसे ही फॉस्फोरस या नाइट्रोजन टाइप सिस्टम जो होते हैं, फॉस्फोरस की बात करेंगे तो फॉस्फोरस जो है वो 3 बॉन्ड भी बना सकता है, 5 बॉन्ड भी बना सकता है। सल्फर वाली जो फैमिली है वो 2 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 6 बॉन्ड बना सकती है। हेलोजन वाली फैमिली 1 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 5 बॉन्ड और 7 बॉन्ड ये सभी बना सकती है, बिकॉज वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे बॉन्ड बनाए जा सकते हैं। बट आप लोगों ने यहां पर एक वर्ड को बहुत इंपॉर्टेंटली अपन ने साइट किया, दैट इज कैन। इलेक्ट्रॉन्स विच आर ऑलरेडी पेयर्ड इन वैलेंस शेल कैन एंटर इनटू बॉन्ड फॉर्मेशन इफ दे कैन बी अनपेयर्ड फर्स्ट by shifting to the vacant orbital of slightly higher energy of same shell. This point explains फलाना ठिकाना। The point is this can। मैंने कहा कि फॉस्फोरस 3 और 5 दोनों बॉन्ड बना सकता है, यानी कि 3 भी बना सकता है और 5। 3 तब बनाएगा जब वो ग्राउंड स्टेट में है, 5 तब बनाएगा जब वो एक्साइट हुआ। जरूरी नहीं है कि वो एक्साइट होगा, मैं ये कहना चाह रहा हूं। वैसे ही सल्फर वाली जो फैमिली है उसमें 2 4 6 तीनों बना सकता है, जरूरी नहीं है कि वो एक्साइट होगा। अगर वो हो गया तब तो बना लेगा, नहीं हुआ तो नहीं बनाएगा ना।
सर आपसे वादा करते हैं, मैं आपसे पूरा पूरा वादा करता हूं, आई विल एक्सप्लेन द रीजन फॉर एक्साइटेशन, आई विल एक्सप्लेन वाई ये कार्बन में एक्साइटेशन हमने किया, क्यों। आपको एक्चुअली अभी पता है क्या लग रहा है, मैं बताता हूं। आपको ये लग रहा है सर यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हैं तो 2 बॉन्ड बना रहा है, सर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ 4 हो गए, 4 बॉन्ड बना रहा है, उसको अच्छा होने वाला है, इसीलिए सर वो एक्साइट कर रहा है। आपको यही लग रहा है ना? यही चीज आपको फास्फोरस में भी लग रही है। सर यहाँ 3 बॉन्ड बनाएगा, सर एक्साइट कर गया तो 5 बॉन्ड बनाएगा, सर 5 तो अच्छा है, ज्यादा बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि बोला भी था तेजस ने ज्यादा ओवरलैपिंग होगी, बोला था ना। तो आप लोगों के बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा है कि सर एक्साइट कर दो, सर आप तो जितना एक्साइट करोगे सर बॉन्ड उतने ज्यादा बनेंगे, उतना अच्छा हो जाएगा। इसीलिए मैंने इस चीज को बोला दैट्स नॉट ऑलवेज ट्रू। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, PH3 नेचर में एग्जिस्ट करता है पर PH5 नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? यहां 3 बॉन्ड बना के वो एग्जिस्ट कर रहा है, बट वो 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। हाइड्रोजन एक्साइट नहीं कर सकता फास्फोरस को 5 पे, जो 5 नंबर है उस तक वो एक्साइट नहीं कर सकता। फ्लोरीन कर सकता है, PF3 भी एग्जिस्ट करता है और PF5 भी एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि मेरी इच्छा से काम नहीं चलेगा, किसकी इच्छा भी देखनी पड़ेगी, सराउंडिंग्स भी देखनी पड़ेगी, तभी ये बात क्लियर हो पाएगी कि क्या वो एक्साइट करेगा या नहीं करेगा। इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? क्लियर। आइए इस बात को आगे समझते हैं, हेडिंग है वैलेंसी। बट इसके पहले आप मुझे बताएंगे, मैंने उस स्क्रीन को हटा दिया, आप लोग को याद है मैंने वैलेंसी वर्ड पहले भी सिखाया था। प्रियांशी क्या बता सकती हो वैलेंसी हमने क्या सीखा था? हम्म नहीं बेटा, थोड़ा सा पढ़ाई करना चालू करो, बिकॉज इतना रेंडम आंसर चलता नहीं है आईआईटी में। यू हैव टू बी मोर प्रिसाइज फॉर दिस। ऐसे रेंडम आंसर दोगे तो नहीं चलेगा काम। आप लोगों को मैंने बहुत बेसिकली एक चीज समझाई थी कि वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी। लुइस ने हमको डेफिनेशन दी थी कि भाई हमारा गोल है शाहरुख खान बनना, हमारा गोल है नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना। उस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए जो हमें देना पड़े, जो हमें लेना पड़े, जो हमें शेयर करना पड़े, क्या वो वैलेंसी थी? ये बात किसने बताई थी हमें? लुइस थ्योरी ने बताई थी। याद आया? तो मैंने वैलेंसी की डेफिनेशन यही बताई थी प्रियांशी। आप मतलब चीजों को गलत तरीके से जा रहे हो, आप रिवाइज नहीं कर रहे हो चीजों को, प्लीज रिवाइज करें। वैलेंसी बड़ी सिंपल चीज हमने बताई थी। वैलेंसी का मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी, कितने इलेक्ट्रॉन देने पड़े, कितने इलेक्ट्रॉन लेने पड़े, या कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करने पड़े, कितने इलेक्ट्रॉन देने पड़े, कितने इलेक्ट्रॉन लेने पड़े, या कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करने पड़े टू अचीव द ऑक्टेट इज नोन एज वैलेंसी। यस या नो? बट आज हम वैलेंसी की न्यू डेफिनेशन या नया वर्जन पढ़ने जा रहे हैं। पुरानी डेफिनेशन लुइस के हिसाब से पहले मैंने लिखी है, वैलेंसी वाज ये लुइस लिखा है, वैलेंसी वाज प्राइमरली डिफाइंड, मतलब लुइस थ्योरी के हिसाब से, एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड और शेयर्ड बाय एन एलिमेंट टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। उसको अपन क्या बोला करते थे? वैलेंसी बोला करते थे। ये बात लुइस ने बताई थी। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? उस दिन भी मैंने आपको एक बात समझाई थी कि वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट कैन नॉट बी नेगेटिव, इट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ऑक्सीडेशन स्टेट व्हिच कुड बी नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो। ये बात मैंने उस दिन समझा दी थी, बस उसी को रिवाइज करा रहा हूं। बाकी वैलेंसी की पुरानी डेफिनेशन सबको क्लियर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड और शेयर्ड बाय एन एलिमेंट टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, उसको हम क्या कहते थे? वैलेंसी कहते थे। यस या नो? पर आज की तारीख में नई डेफिनेशन वैलेंसी की क्या होगी, जरा बोर्ड पर देख सकते हैं। वैलेंसी की नई डेफिनेशन आपके सामने है। वैलेंसी could be of two types depending upon the nature of the compound. Electrovalency, it is the number of electron transferred or gained.
चाहे ऑक्टेट कंप्लीट हो चाहे ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, डजंट मेक एनी डिफरेंस। जितने भी इलेक्ट्रॉन दिए या लिए गए हैं आयोनिक बॉन्ड बनाने के लिए, जितने भी इलेक्ट्रॉन दिए या लिए गए हैं आयोनिक बॉन्ड बनाने के लिए, उसको इलेक्ट्रोवैलेंसी कहते हैं। दैट्स इट। वैसे ही कोवैलेंसी इज जस्ट लाइक दैट। बोर्ड पे क्या लिखा है मत देखो, मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनो। कोवलेंट कंपाउंड जो भी बना, चाहे उसने ऑक्टेट फॉलो किया चाहे ऑक्टेट फॉलो नहीं किया, नहीं किया मतलब चाहे ऑक्टेट से कम इलेक्ट्रॉन रह गए चाहे ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए, पर उसने जितने भी बॉन्ड बनाए वो उसकी वैलेंसी हो जाएगी। क्या बोला सर ने? एक्चुअली अब अपन रियलिटी में वो वर्ड को फॉलो कर रहे हैं, कंबाइनिंग कैपेसिटी, कि जितना वो कॉम्बिनेशन करेगा, जो वो बॉन्ड बनाएगा, वही उसकी वैलेंसी कहलाएगी। इट्स नॉट मैंडेटरी कि वैलेंसी तभी कहलाएगी जब वो ऑक्टेट को फॉलो कर रहा है। इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? आइए चेक करते हैं, बोर्ड पर देखते हैं। कोवैलेंसी इट इज डिफाइंड एज द, देखो क्या क्या डेफिनेशन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड, पहली चीज कि उसने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करे, और द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट बिफोर बॉन्डिंग, बॉन्ड बनने से पहले कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, और क्या कह रहा है, और द नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एन एलिमेंट, एक एलिमेंट ने कितने कोवलेंट बॉन्ड बनाए, ये सभी उसकी क्या कहलाएगी, वैलेंसी कहला सकती है। मेरी बात समझ में आ गई? तो वैलेंसी वर्ड का मतलब क्या है, जितने वो बॉन्ड बनाए, चाहे वो कैसे भी आप उसको चेक कर लो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे चेक कर लो, चाहे आप उसको चेक कर लो कि कितने इलेक्ट्रॉन उसने शेयर करे ऐसे चेक कर लो, चाहे आप ऐसे चेक कर लो कि उसने कितने कोवलेंट बॉन्ड बनाए। बेस्ट होता है कि नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड से आप चेक कर लो, उसने जितने भी कोवलेंट बॉन्ड बनाए हैं एक्चुअली वही उसकी कोवैलेंसी कहलाती है। ठीक है, अब इस चीज को समझाने के लिए हम कह रहे हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात है, it depends upon the number of unpaired electron carried by an atom either in ground state or excited state। बताता हूं अभी मैं बोर्ड पे इस चीज को समझाने जा रहा हूं, जरा बोर्ड पे सभी बच्चे जो हैं वो बहुत ध्यान से इस चीज को समझेंगे। मतलब उम्मीद करता हूं कि कभी भी इस चीज पे, क्योंकि आज से अभी से हम लोग अब कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करने जा रहे हैं, यहां से अगर आपने गड़बड़ कर दी तो फिर वही पाइल अप हो जाएंगी प्रॉब्लम्स और चीजें पकड़ में नहीं आएंगी। तो बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम हम यहां से चीजों को बिल्टअप करना चालू कर रहे हैं, फोकस करना है, ध्यान से मेरी बात को सुनना है, बोर्ड पर देखना है। हम सीखने जा रहे हैं सबसे पहला नंबर, बोरोन फैमिली की बात करने जा रहे हैं, बोरोन फैमिली की वैलेंसी को समझने जा रहे हैं। बोरोन फैमिली जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2NP1, इज दैट क्लियर? NH2NP1 जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो भी क्लियर है। कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम और इंडियम, थेलियम भी होता है। चार चार एलिमेंट ही हर फैमिली में लेके चलेंगे, हमारा काम हो जाएगा। इसके बारे में बात करें, बोरोन फैमिली के बारे में बात करें तो हमने कहा कि इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं ग्राउंड स्टेट का, तो कोई सा भी ले लेते हैं, बोरोन ले लेते हैं, बाकी सबका सेम रहेगा। एटॉमिक नंबर 5 है, हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखा 1s2 2s2 2p1, दिस इज द वैलेंस शेल, ये वैलेंस शेल है। ठीक है, अब ऐसे केस में मैंने इसकी ग्राउंड स्टेट डिजाइन करी, ग्राउंड स्टेट डिजाइन करी तो यहां 2s है और ये रहा 2p, इस जगह पर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 1 इलेक्ट्रॉन, दिस इज ग्राउंड स्टेट। यहां मैं लिख रहा हूं एक्साइटेड स्टेट और ब्रैकेट में लिख रहा हूं ऑलवेज, और ये मेरा वादा है कि मैं सिखाऊंगा कि एक्साइटेड स्टेट आई हमेशा क्यों। आप ये बिल्कुल मत सोचना, तेजस ध्यान से सुनो, ये बिल्कुल मत सोचना कि एक्साइटेड स्टेट इसलिए आई क्योंकि उसका मोटिव था ज्यादा बॉन्ड बनाना, प्लीज इसको मैं कह रहा हूं कि ऐसा मत सोचना, तो आप भी मत सोचना, ठीक है? तो एक्साइटेड स्टेट आई क्यों आई वो मैं दिखा दूंगा। यहां पर फाइनली ये 2s है, ये 2p है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर दिया मैंने, एक इलेक्ट्रॉन यहां रह गया, एक एक यहां चला गया। इसी कंडीशन में अब मेरा पहला सवाल कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अगर मैंने आपसे पूछा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3, अरे हाँ या ना, तो बताइए इसी कंडीशन में कोवैलेंसी कितनी हो जाएगी, दैट इज 3। कोवैलेंसी कितनी हो जाएगी मेरा बच्चा, 3 कोवैलेंसी, क्योंकि 3 बॉन्ड बना रहा है। एग्जांपल्स आपके सामने हैं, दैट इज लाइक BH3 BF3 BOH होल थ्राइस, जिसको आप बोरिक एसिड कह सकते हो, जैसे कि AlCl3, जैसे कि AlH3, जैसे भी नीचे के एग्जाम्पल आप गैलियम का बना दो GaCl3 एटसेट्रा। इन ऑल दीज मॉलिक्यूल्स, इन ऑल दीज कंपाउंड्स, दे आर फॉर्मिंग 3 बॉन्ड्स, 3 बॉन्ड्स बना रहे हैं, कोवैलेंसी 3। इज दैट क्लियर और नॉट? मेरी बात सभी बच्चों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है?
बट देयर इज समथिंग फिशी, देयर इज समथिंग विच इज एक्चुअली कुछ ऐसी चीज है जिसको मुझे आपको अलग से भी बताना पड़ेगा। वो अलग से बताने वाली चीज क्या है? प्लीज हैव अ लुक। अदर कोवैलेंसी, अदर कोवैलेंसी, इसके अलावा भी कोवैलेंसी होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल, प्रेजेंस ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल के कारण दूसरी वैलेंसीज भी हो सकती हैं। हैव अ लुक। ये BF3 था, जिंदगी जी रहा था, ये BF3 था, कोवैलेंसी 3 थी, जिंदगी जी रहा था। एक F माइनस आया, बोला मैं लोन पेयर दे रहा हूं, बोला दे दे। क्या बनाया? BF4 माइनस। BF4 माइनस में बोरोन ने 4 बॉन्ड बनाए, माइनस चार्ज बोरोन पे। इस समय पर कोवैलेंसी कितनी हो गई? कोवैलेंसी जो हो गई वो 4 हो गई है, क्योंकि उसने 4 बॉन्ड बनाए, तो कोवैलेंसी कितनी हो गई? 4। यहां पर अगर अपन कोवैलेंसी देखेंगे तो वो 3 थी, यहां पर कोवैलेंसी कितनी थी? 3। बट उसने एक और कोवैलेंसी शो कर दी ड्यू टू, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं दिस एम्प्टी ऑर्बिटल, ये जो एक एम्प्टी ऑर्बिटल है, इस एम्प्टी ऑर्बिटल के चलते ऐसा हो गया। ये कौन सी ऑर्बिटल है? एम्प्टी ऑर्बिटल। और इस एम्प्टी ऑर्बिटल के चलते ऐसा हुआ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? आ रही है? लेकिन आप सोचो कि एल्यूमिनियम भाई साहब, एल्यूमिनियम भाई साहब कैन फॉर्म 6 बॉन्ड्स। एल्यूमिनियम को वाटर 6 बॉन्ड के साथ जोड़ सकता है। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम के पास ये 4 तो है, लेकिन क्योंकि एल्यूमिनियम नीचे वाली फैमिली में आ रहा है या नीचे वाले पीरियड में आ रहा है, क्या उसके पास 3D भी एम्प्टी पड़ा है क्या? ये हो गया 2s, ये हो गया 2p, लेकिन एल्यूमिनियम के लिए होगा 3s 3p, और 3d भी खाली पड़ा है क्या उसके पास? हाँ, लेकिन ऑफ कोर्स ऐसा नहीं कि सर 5 है तो सर 5 तो वो हो गए, ऐसा नहीं होगा। 4 तो ये और 2 और आ रहे हैं, 8 नहीं बनाने, टोटल 6 बनाने। टोटल ये कितने हो गए? 4 और 2, उसमें 6 ही बना सकते हैं। सवाल क्यों? क्योंकि दूसरा फैक्टर जिसको हम स्टेरिक फैक्टर कहते हैं वो भी लग जाता है। यहां पर एल्यूमिनियम को चारों तरफ से कितने लोगों ने घेर रखा है? 6 लोगों ने घेर रखा है। अगर आप सोचो कि बाकी के एक मेंबर और बुला लो तो जगह नहीं है घुसने की, मतलब ऑर्बिटल तो एम्प्टी है, लेकिन यहां पर स्टेरिक फैक्टर है, ये चीज ये चीज ये चीज एक दूसरे से टकरा जाती है, इसलिए 7वां बॉन्ड नहीं बना था। इसको अपन आगे जाके वर्ड बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, एंड दैट कैन नॉट बी हायर। बट अभी पॉइंट वो नहीं है कि यहां पर 6 है तो 6 से ज्यादा हो सकता है कि नहीं, वो तो मैं आगे आपको सिखा दूंगा। अभी जो चीज आ रही है वो चीज क्या आ रही है? पॉइंट अभी क्या है? अभी यहां नहीं फंस रहे हैं अपन, अभी फंस रहे हैं पता है किस जगह पर? हम इस जगह पर फंस रहे हैं कि ये F माइनस जब BF3 के साथ मिल रहा है, जब ये F माइनस BF3 के साथ मिल रहा है और BF4 माइनस बना रहा है, आई रिपीट, जब ये BF4 माइनस बना रहा है तो कोवैलेंसी 4 हो गई। तो हम अगर आपसे बोले कि बोरोन फैमिली कोवैलेंसी बताओ, तो आंसर सिर्फ 3 देना है। मैं बोलूं BF3 में कोवैलेंसी बताओ या इन मॉलिक्यूल में कोवैलेंसी बताओ, तब भी आंसर 3 देना है। मैं आपसे बोलूं BF4 माइनस में कोवैलेंसी बताओ, तो तब जाकर 4 देना है। तो कोवैलेंसी 4 तभी बोलना है जब वो पूछे या इस तरह की कोई एग्जांपल्स दे, या कोवैलेंसी 6 तभी बोलना है जब वो कुछ एग्जाम्पल पर बोले आपको। ये कोवैलेंसी कितनी है? 6। ये बात भी तभी बोलनी है जब वो कोई एग्जाम्पल की बात करे। इसको अपन बोलते हैं ग्रुप कोवैलेंसी या फैमिली कोवैलेंसी। तो बताओ बोरोन फैमिली की या बोरोन फैमिली के ग्रुप की कोवैलेंसी कितनी कहलाएगी? आंसर इस 3 ही कहलाएगी, 4 या 6 नहीं कहलाएगी, बिकॉज दीज आर अदर कोवैलेंसीज ओनली पॉसिबल इन अ स्पेसिफिक एग्जाम्पल। इस स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स में ही पॉसिबल है। तो इसलिए ग्रुप कोवैलेंसी किसके लिए डिफाइंड हो जाएंगी? ऐसे, दैट इज 3। तो यही आंसर आपको हमेशा देके चलना है। इज दैट क्लियर विद एवरीबॉडी? मेरे बच्चा, सभी बच्चों को ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अगर अपन इसी तर्ज पे, इसी तरीके से आगे चलते हैं और कार्बन फैमिली की बात करके चलते हैं। कार्बन फैमिली, कार्बन फैमिली की बात करें तो हमारे पास आता है NH2 NP2 एंड द मेंबर्स आर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड SN। इवन वी कैन टेक PV, बट हम चौथे एलिमेंट को नहीं ले रहे हैं अभी, मतलब 5th एलिमेंट को नहीं ले रहे हैं, 4 ही लेके चल रहे हैं। इसमें मैं कार्बन लेके चलता हूं, एटॉमिक नंबर 6, वी हैव 1s2
2s2 और 2p2, ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया। मैंने यहां पर इसकी ग्राउंड स्टेट डिजाइन करी, ग्राउंड स्टेट के अंदर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और p में 1-2 इलेक्ट्रॉन है। ये कौन है? 2s है और 2p है। यहां पर मैंने लिखा एक्साइटेड स्टेट और यहां ब्रैकेट में लिख रहा हूं ऑलवेज। अगेन वादा करता हूं, एक्सप्लेन करूंगा कि ऑलवेज मैं क्यों लिख रहा हूं। ये उस कारण से नहीं है जो तेजस बोल रहा था, ज्यादा बॉन्ड बनाने का कोई मोटिव ऐसा नहीं है कि उसके कारण ये एक्साइट कर रहा है, ठीक है। इसका पीछे कोई दूसरा कारण है। तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन हमने उठाया और 2p में डाल दिया, तो हमने 2p में कर दिए कितने इलेक्ट्रॉन? ये कौन है? 2s, ये कौन है? 2p, ठीक है। इस कंडीशन में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। और इसीलिए अगर मैं बात करूंगा तो को वैलेंसी कितनी हुई? 4। कोवैलेंसी कितनी हुई? 4। यहां कोवैलेंसी कितनी होती है? 4। देयर आर सेवरल एग्जांपल, जैसे कि मीथेन, कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए। जैसे कि बोर्ड पर देखना, यहां पर भी कार्बन 4 ही बॉन्ड बना रहा है। जरा बोर्ड पर देखना, 1 2 3 4, यहां पर एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड है, लेकिन टोटल बॉन्ड तो 4 ही है। जैसे CO2 में भी कार्बन ने 4 ही बॉन्ड बनाए, समझो आप मेरी बात। इसी तरह से SiH4, SiF4, इवन SiO2 जो एग्जाम्पल होता है, जो अभी अपन ने जायंट मॉलिक्यूल कहा था, उसमें भी सिलिकॉन 4 ही बॉन्ड बनाता है, ठीक है, एटसेट्रा। इन सभी एग्जांपल्स के अंदर ये सब कितने कितने बॉन्ड बना रहे हैं? 4। आप ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन ले लो, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, HC ट्रिपल बॉन्ड N ले लो, चलो कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है। तो कार्बन तो 4 ही बॉन्ड, या इस तरह की स्पीशीज 4 ही बॉन्ड बना सकती है। बट जैसे कि वहां पर बात हुई थी, वैसे यहां पर भी आते हैं अदर कोवैलेंसी। लेट्स हैव अ लुक, अदर कोवैलेंसी, अदर कोवैलेंसी। अगर हम अदर कोवैलेंसी की बात करेंगे, किस कारण से है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल। अब ये एम्प्टी ऑर्बिटल आपको कहां नजर आ रही है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल। क्या कार्बन में एम्प्टी ऑर्बिटल है क्या? नहीं है। तो यहां पर नॉट फॉर कार्बन, ये कार्बन के लिए तो नहीं है, ठीक है, लेकिन सिलिकॉन के लिए हो सकती है। SiF6 नेगेटिव यहां पर हो सकती है। इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं? कोवैलेंसी इज इक्वल टू 6। कोवैलेंसी कितनी हो सकती है? 6, क्योंकि सिलिकॉन के पास में एम्प्टी डी ऑर्बिटल है। सिलिकॉन के पास क्या है? एम्प्टी डी ऑर्बिटल। तो ये अदर कोवैलेंसी क्यों हो सकती है? बिकॉज इसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल है। क्या ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गई या नहीं आ गई? मैंने यहां बोरोन फैमिली के बारे में बताया। अगर मैं आपसे बोलूं जनरल कोवैलेंसी 3, कार्बन फैमिली की जनरल कोवैलेंसी 4, अदर कोवैलेंसी जो एग्जांपल दोगे सर तब बताएंगे हम। तो यहां पर अदर कोवैलेंसी सर एग्जांपल दोगे तब बताएंगे, और लेकिन वो कार्बन में तो तब भी नहीं है। ये पॉइंट पकड़ना जरूर से, कार्बन में केवल कोवैलेंसी 4 हो सकती है और कुछ भी नहीं हो सकती, अदर कोवैलेंसी तो हो ही नहीं सकती। क्या ये बात सभी को क्लियर है या नहीं? आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आता है? हाँ बेटा कुछ कह रहे हो? हाँ सर, वो एक्सेप्टेड स्टेट के नीचे ऑलवेज ऑलवेज दिख रहा है, मतलब जब भी वो बॉन्ड फॉर्म करेगा तब वो एक्सेप्ट होगा ही होगा, ऐसा होगा उसका मीनिंग। हाँ हाँ, मतलब आप जब भी कार्बन के बॉन्ड देखोगे तो 4 ही देखोगे। एक दो एग्जाम्पल अपन बहुत स्पेसिफिक, वो भी रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है, कार्बीन जैसे, इसमें 2-2 बॉन्ड बनाता है। वो बहुत रेयर एग्जाम्पल आ रहा है, और वो भी रिएक्शन इंटरमीडिएट है, दैट कैन नॉट बी आइसोलेबल। कि आप सोचें कि वो अलग से हमें मिलता होगा बाजार में, ऐसा नहीं है। वो रिएक्शन के दौरान बनता है, वहीं खत्म हो जाता है। इस तरह की कोई पर्टिकुलर कह सकते हैं सिनेरियो में, पर्टिकुलर सिनेरियो में उसने 2 बॉन्ड बनाए, अदरवाइज कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाएगा। अब जैसे आप बोलेंगे कार्ब केटायन, कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए, कार्ब एनायन, कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए। तो ये सब कार्ब केटायन, कार्ब एनायन जैसी जो स्पीशीज हैं, दे आर रिएक्शन इंटरमीडिएट, दे फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन एंड कंज्यूम देयरबाय, दे कैन नॉट बी आइसोलेबल। तो यहां पर वी कैन इमेजिन कि हाँ यार 4 बॉन्ड की बात हम अलावा भी बात कर सकते हैं। तो वो उस सिनेरियो में बनने वाली स्पीशीज हैं, और वो आइसोलेबल भी नहीं है, वो सिर्फ थ्योरेटिकली बनती हैं उस रिएक्शन में, ठीक है। आगे चलते हैं, नई फैमिली, थर्ड नंबर, दैट इज कार्बन नाइट्रोजन फैमिली। थर्ड नंबर पे चलते हैं, और वो है नाइट्रोजन फैमिली। आज ही कहता हूं पहली बार, और पता नहीं कितनी बार 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 बोलूंगा, आपके आईआईटी के सिलेबस या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सिलेबस के लिए
नाइट्रोजन फैमिली हर जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम पढ़ रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग, नाइट्रोजन फैमिली इंपॉर्टेंट। हम रिएक्शंस पढ़ेंगे, नाइट्रोजन फैमिली इंपॉर्टेंट। कोई भी तरह की चीज में नाइट्रोजन फैमिली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें वैरायटी बहुत ज्यादा है, वेरिएशंस बहुत ज्यादा है। आप लोगों को याद है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में भी अधिकतर नाटक जो कर रहा था वो ये नाइट्रोजन फैमिली में हुए थे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नाइट्रोजन फैमिली को हमें ऑफ कोर्स इसका रीजन भी आपको पता है, np3 कॉन्फ़िगरेशन के कारण ना इसको इलेक्ट्रॉन लेना पसंद है ना देना पसंद है, तो इसके कई सारे रूप हमें देखने को मिल जाएंगे। आइए कॉन्फ़िगरेशन पे सीखते हैं। जनरल कॉन्फ़िगरेशन इज NH2NP3 और मेंबर्स आर नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी। बिस्मथ भी ले सकते हैं, चार चार एलिमेंट्स लेके चल रहे हैं। सबसे पहला हमने ए पार्ट लिया, यहां पर नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p3। अगर मैं इसकी ग्राउंड स्टेट बनाऊं तो ग्राउंड स्टेट में ये रहा 2s और ये रहा 2p। यहां दो इलेक्ट्रॉन, यहां एक और एक इलेक्ट्रॉन। एक्साइटेशन पॉसिबल है? नाइट्रोजन की बात कर रहा हूं, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन 2s से इलेक्ट्रॉन उछाल के 2p में लाऊंगा तो और नुकसान हो जाएगा, एनर्जी हायर है। तो यहां पर नो एक्साइटेशन पॉसिबल, नो एक्साइटेशन पॉसिबल। और अगर एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं है तो यहां पर हम कह सकते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? क्या चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? तीन, सॉरी। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तीन। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपसे पूछा जाए तो कोवैलेंसी कितनी होगी? तीन। कोवैलेंसी कितनी होगी? तीन। अरे हाँ या ना? एग्जाम्पल की बात करेंगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल है। ओके, NH3 सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल NH3 आ गया। एग्जाम्पल आ गया NF3। जैसे कि HNO2 का स्ट्रक्चर बनाता हूं, ये HNO2 का स्ट्रक्चर होता है, HNO2 आ गया। सभी जगह पर नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है, NCl3 बना दूं, कोई भी जगह पर नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है। बट अदर कोवैलेंसी भी हो सकती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। वहां पर वो ले सकते थे और एक और बॉन्ड बना सकते थे, यहां ये दे सकता है और लोन और बॉन्ड बना सकता है। मैंने आपको कहा था बॉन्ड बनाने के लिए मेरा एक हाथ आपका एक हाथ तब ओवरलैपिंग हो जाएगी, बॉन्ड बना लेंगे। लेकिन दूसरा ये भी हो सकता था कि आवाज क्या आपके पास एम्प्टी ऑर्बिटल हो और मेरे पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तब भी मैं बॉन्ड बना सकता हूं। ये देखो यहां पर यही हुआ। यहां पर NH3 ने अपने पास ये जो प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर है ना, ये 2s का ऑर्बिटल, इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसी एम्प्टी ऑर्बिटल को दे दिया, H+ के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, दे दिया और बना लिया NH4 पॉजिटिव। इसी तरह से एक एग्जांपल और आपके सामने रखता हूं, HNO2। क्या HNO2 का जो स्ट्रक्चर है वो है HON डबल बॉन्ड हो, ये रहा लोन पेयर। इसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करी, ऑक्सीजन के पास ऑर्बिटल है, जिस ऑर्बिटल में ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, और इसने बना लिया HNO3। इसने क्या बना लिया? HNO3 बना लिया। आपके सामने इधर देख सकते हैं HON डबल बॉन्ड हो और कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। इस जगह पर अगर आप देखेंगे तो कोवैलेंसी की वैल्यू 4 हो गई है। कोवैलेंसी की वैल्यू कितनी हो गई है? 4। क्या मेरी बात सभी को पकड़ में आ रही है? अगर मैं आपसे पूछूं कोवैलेंसी या ग्रुप कोवैलेंसी या नाइट्रोजन की कोवैलेंसी बिना किसी चीज को मेंशन करे, तो आंसर आप सिर्फ क्या दोगे? 3। लेकिन मैंने आपको यहां पर बोला अदर कोवैलेंसीज, तो आप देख सकते हो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इट कैन डोनेट इट्स लोन पेयर फॉर्मिंग द फोर्थ बॉन्ड, एंड देयरफॉर इसकी कोवैलेंसी 4 भी हो सकती है। जैसे नाइट्रोजन ने यहां 4 बॉन्ड बनाए NH4 पॉजिटिव, या नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बनाए, कोवैलेंसी 4। क्या मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर है या नहीं? आगे चलते हैं बी पार्ट पे। बी पार्ट में आता है फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी। इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं NH2NP3 ND0, स्पेसिफिकली मेंशन कर रहा हूं NH2NP6 ND0। अगर मैंने इनकी ग्राउंड स्टेट बनाई तो ग्राउंड स्टेट के अंदर
यहां पर इलेक्ट्रॉन मैंने इस तरह से पुट कर दिए, ये है NS, ये है NP, 1 2 और 3, हाँ या ना? मैंने यहां पे बिल्कुल जरूरी नहीं बोला कि एक्साइटेशन ऑलवेज, जैसे मैंने वहां बोला था यहां मैंने नहीं बोला। इस समय पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 3, तो कोवैलेंसी भी कितनी है? 3, कोवैलेंसी कितनी है? 3। एग्जांपल्स आर वेरी सिंपल, PH3, PF3, PCl3, ASH3, ASF3, ASCl3 एटसेट्रा। यहां पर सभी ने 3-3 बॉन्ड बना रखे हैं, नो वन कैन स्टॉप अस, हमें कोई रोक नहीं सकता। इवन एक एग्जांपल और बड़ा प्यारा एग्जांपल है, आई हैव टू राइट P4। यहां P4 के एग्जांपल में भी एक फास्फोरस ने जो बॉन्ड बना रखे हैं P P P, ये इससे जुड़ गया, ये इससे जुड़ गया और ये इससे जुड़ गया। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ P4। हर फास्फोरस ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 3 ही बॉन्ड बना रखे हैं। तो अपने को तो 3 बॉन्ड से मतलब है, पॉसिबल है। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? लेकिन यहां अब मैं आ रहा हूं एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट के अंदर NS में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 1। NP में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 1 1 और 1, और आगे चला गया ND, 1 2 3 4। इसमें इलेक्ट्रॉन रखूंगा तो 1 इलेक्ट्रॉन, ये NS का इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, ये है NS, ये है NP और ये है ND। कोई कुछ पूछ रहा था, ऐसा लगा मुझे, हलचल हुई। अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5, तो ऐसी कंडीशन में कोवैलेंसी की वैल्यू भी कितनी होगी? 5। क्या ये एक्साइटेशन करवाया? मेहनत लगेगी। NS से इलेक्ट्रॉन उठाकर ND में डाले गए हैं, मेहनत का काम। हर एक सराउंडिंग एटम के बस का नहीं है, आई रिपीट, हर एक सराउंडिंग एटम के बस का नहीं है। हम यहां पर PF5 बनाते हैं, PCl5 बनाते हैं, ASF5 बना सकते हैं, इवन ASCl5 भी बना सकते हैं, बट आप यहां पर PH5 नहीं बना सकते, ये एग्जिस्ट नहीं करता। कहने का क्या मतलब है? यहां पर हम कह रहे हैं हाइड्रोजन की औकात, औकात मतलब पोटेंशियल, उसकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इसको एक्साइटमेंट करने के लिए इस एक्साइटमेंट को अंजाम दे सके। तो हाइड्रोजन जब सराउंडिंग से आता है, अब इसका मतलब कहीं ना कहीं रीजनिंग में जाकर इस बात को पकड़ने लगेंगे हम लोग कि हाइड्रोजन आएगा तब वो एक्साइट नहीं कर पा रहा है। लेकिन अगर तगड़ा कोई आदमी होगा, जैसे कि H3PO4, जैसे कि H3PO3, यहाँ ऑक्सीजन देखने वाला है बहुत तगड़ा आदमी, P4O10, इन सभी जगह पर एग्जांपल, जैसे H3PO4 का स्ट्रक्चर बनाता हूं, P डबल बॉन्ड हो, OH OH और OH। जैसे कि एग्जांपल बनाता हूं H3PO3 का, इसमें H3PO3 का ये स्ट्रक्चर है, क्या सराउंडिंग में ऑक्सीजन है, एंड दैट ऑक्सीजन मे रिजल्ट इन द एक्साइटेशन। ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स can result in excitation but not very less electronegative like hydrogen. Hydrogen उसका excitation नहीं करा सकता। Is that clear with everybody? तो ये कहीं ना कहीं रीजनिंग में बता दूंगा, आज नहीं बताया लेकिन रीजनिंग में समझा दूंगा। क्या मेरी बात सभी को क्लियर है? क्या इसकी भी अदर कोवैलेंसी हो सकती है? क्या ग्राउंड स्टेट में जब ये है तब इसके पास लोन पेयर मौजूद है, तो अदर कोवैलेंसी में क्या बन सकता है? अदर, क्या अदर के अंदर क्या ये चौथा बॉन्ड बना सकता है? तो जैसे PH4 पॉजिटिव बना लेगा, तो कोवैलेंसी कितनी हो सकती है? कोवैलेंसी क्या 4 भी हो सकती है, क्योंकि इसके पास कौन मौजूद है? लोन पेयर। जैसे कि यहां नाइट्रोजन है, सेम चीज। वैसे ही यहां पर अभी और एम्प्टी ऑर्बिटल भी है क्या? क्या यहां पर एम्प्टी ऑर्बिटल भी है क्या? और इस एम्प्टी ऑर्बिटल के चक्कर में ये भी अदर कोवैलेंसी बनाता है, जैसे PCl6 नेगेटिव। क्या बनाया मैंने? जैसे PCl6 नेगेटिव। तो अदर कोवैलेंसी में, अदर में हम बना सकते हैं PCl6 नेगेटिव। PCl6 नेगेटिव में कोवैलेंसी कितनी आएगी? 6। PCl6 नेगेटिव में कोवैलेंसी कितनी आएगी? 6। ये मैं क्यों बताता जा रहा हूं साथ साथ में? एक्चुअली मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ाऊंगा तब इन चीजों को दोबारा बता दूंगा। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप लोगों को ये अंदाजा लग जाए कि कोवैलेंसी मतलब क्या है। कोवैलेंसी का मतलब सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से नहीं है, टोटल बॉन्ड से है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से अगर मैं बोलता तो इसकी कोवैलेंसी हमेशा 3 होती, लेकिन क्या चौथा बॉन्ड बना रहे हैं तो कोवैलेंसी 4 भी तो हो सकती है।
अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से बोलता तो इसकी कोवेलेंसी 3 या 5 होती, पर अदर कोवेलेंसी में 4 और 6 भी तो हो सकती है। तो जिस दिन, अगर आज के 4 दिन 10 दिन बाद अगर मैंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ाया और मैंने वहां पर इसको एक और बॉन्ड बनाया और मैं आपसे बोलूंगा देखो कोवेलेंसी 4 आ रही है इस जगह पर, तो आप क्या बोलोगे? सर आपने तो उस दिन हमें पढ़ा दिया था और उस दिन तो आपने हमें कोवेलेंसी 3 पढ़ा दी थी, और आज आप एक नया चैप्टर लेकर आए हो तो अब आप आज एक नई कोवेलेंसी ऐड कर देते हो। तो इसीलिए इन चीजों को मैं पहले ही मेंशन करता हुआ चल रहा हूं, और ये बात मैंने डेफिनेशन भी मेंशन करी। अगर आप इस डेफिनेशन पे ध्यान दो, स्लोली चलेंगे, बहुत मेहनत का काम हुआ है, मिट ना जाए। यहां पर देखें, अगर आप यहां ध्यान से देखें तो मैंने कहा कि इट इज द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय द एलिमेंट। तो कोवेलेंट बॉन्ड से आंसर करना है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक गलत तो नहीं ना बोलना, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंसी हो सकती है, बट हमेशा इसको नहीं बोलना है कोवैलेंसी, इसलिए मैंने ये वाली बात भी मेंशन कर दी। कंपाउंड तो कंपाउंड देखेंगे मतलब। हाँ, बड़ा डर लगता है इतनी मेहनत के बाद अगर मामला चला गया तो लफड़ा हो जाए। चलो बोर्ड पर देखते हैं। अब अगर ऐसी कंडीशन में मेरे पास नेक्स्ट फैमिली आ जाती है, दैट इज फोर्थ नंबर, और कौन सी फैमिली है? दैट इज ऑक्सीजन फैमिली। अगर मेरे पास ऑक्सीजन फैमिली आ जाती है, कॉन्फ़िगरेशन है NH2NP4। अब मेरे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं, मुझे बताएंगे अब डायरेक्टली। ए नंबर है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p4। क्या डायग्राम क्लियर है? ये देखो मैं बना देता हूं। NS में 2 इलेक्ट्रॉन और NP में 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं 2। बताइए ऑक्सीजन की कोवैलेंसी कितनी होगी? क्यों 2 होगी? क्योंकि एक्साइट तो कर ही नहीं सकता। कब होगी ये? ग्राउंड स्टेट में। एक्साइटेशन तो पॉसिबल ही नहीं है। अरे हाँ या ना? बी पार्ट मेरे पास आता है सल्फर सिलेनियम टेलुरियम। इनका कॉन्फ़िगरेशन है NH2 NP4 ND0। क्या कॉन्फ़िगरेशन है इसका? NH2 NP4 ND0। चलिए बताइए ग्राउंड स्टेट में अगर है तो कोवैलेंसी कितनी होगी? क्या 2 ही होगी? अरे हाँ या ना? अगर ये एक्साइटेड स्टेट 1 की बात कर रहा हूं, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन उछल के डी में चला जाए, तो 1 2 3 और 4, तो बताइए कोवैलेंसी कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी कोवैलेंसी। और अगर मैंने एक्साइटेड स्टेट 2 की बात करी कि ये NS वाला इलेक्ट्रॉन भी चला जाए डी में, तो कोवैलेंसी कितनी हो जाएगी? 6। ये कोवैलेंसी 6 हो जाएगी। क्या यहां तक मैंने जो समझाया सभी बच्चों को क्लियर है? अगर मैंने 5th नंबर हेलोजन फैमिली की बात करी, तो बताइए हेलोजन फैमिली में भी कुछ ऐसा ही पढ़ाना चाह रहा हूं। कॉन्फ़िगरेशन इज NH2NP5। कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NH2NP5। ए नंबर है फ्लोरीन। बताइए कोवैलेंसी कितनी? सिर्फ 1। क्या एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा? लेकिन बी पार्ट है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इन तीनों में कोवैलेंसी कितनी हो सकती है? क्या 1, 3, 5, 7? यस या नो? 1 कब होगी? क्या ग्राउंड स्टेट में होगी? 3 कब होगी? एक्साइटेड स्टेट 1 में होगी। 5 कब होगी? एक्साइटेड स्टेट 2 में होगी। और 7 कब होगी? एक्साइटेड स्टेट 3 में होगी। अरे हाँ या ना? मैंने आपसे इस तरह के सवाल पूछे जनरली एग्जाम में कई बार। IF7 में आयोडीन ने क्या 7 बॉन्ड बना रखे हैं? क्या कोवैलेंसी हमें 7 नजर आ रही है आयोडीन की? अरे हाँ या ना? अरे सुनो, कौन सी स्टेट में है? तो हम बोलेंगे आंसर एक्साइटेड स्टेट 3 में है। ये क्वेश्चन पूछता हूं जनरली एग्जाम में। क्या मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर है या नहीं? ऐसा पूछा जाता है कि PF5 एग्जिस्ट करता है लेकिन NF5 एग्जिस्ट नहीं करता है, वाई? बोलो क्या जवाब है आप लोगों के पास? क्योंकि उसके पास MTD ऑर्बिटल नहीं है। इसी तरह से ओके, SF4 एग्जिस्ट करता है लेकिन OF4 एग्जिस्ट नहीं करता है, क्यों?
कि उसके पास भी एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है। क्या बच्चा मेरी बात समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? इसी तरह से अगर मैं आपसे बोलूं SF4 एग्जिस्ट करता है लेकिन SH4 एग्जिस्ट नहीं करता, वाई? क्योंकि हाइड्रोजन की कैपेबिलिटी या औकात नहीं है उसको एक्साइट करने की। अरे हाँ या ना? क्या मेरी बात सभी बच्चों को प्रॉपरली क्लियर होगी? एनीथिंग जो कि आप लोगों को डाउट लग रहा है, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, बोलिए। यहां पर मेरे पास आ गया कंक्लूजन। कंक्लूजन आ गया। कंक्लूजन क्या है? दैट इज ग्रुप कोवैलेंसी। ग्रुप कोवैलेंसी। ग्रुप कोवैलेंसी। बोरोन फैमिली की ग्रुप कोवैलेंसी कितनी होगी? क्या 3 होगी? कार्बन फैमिली की ग्रुप कोवैलेंसी कितनी होगी? ओनली 4। वेरी नाइस। उसके अलावा नाइट्रोजन फैमिली की ग्रुप कोवैलेंसी कितनी होगी? नाइट्रोजन की तो 3, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी की 3,5। अगर हम आपको बोलें दैट इज ऑक्सीजन फैमिली की ग्रुप कोवैलेंसी कितनी होगी? ऑक्सीजन की कितनी? 2। और सल्फर, सिलेनियम और टेल्यूरियम की 3 क्या होगी? 2,4,6। इसी तरह से हेलोजन फैमिली की अगर मैं बात करूं तो हेलोजन फैमिली में फ्लोरीन की कितनी होगी कोवैलेंसी? कितनी होगी? 1। जबकि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की कितनी होगी? 1,3,5,7। यस या नो? ये बात इतनी ज्यादा जरूरी है, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आगे जाके जब मैं आपको स्ट्रक्चर बनाना सिखाऊंगा, हाइब्रिडाइजेशन और सब कुछ सीख रहे होंगे अपन, जब स्ट्रक्चर बनाना सीख रहेंगे तब मैं आपसे बोलूंगा कौन कितने बॉन्ड बना सकता है। आपको अगर ये पता ही नहीं कि सल्फर 4 बॉन्ड बना सकता है या सल्फर 6 बॉन्ड बना सकता है, ये सारे आंसर गलत कर दोगे तुम मेरे। क्या वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में फर्क है? बोरोन फैमिली वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलो कितने हैं? 3। कार्बन फैमिली वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलो कितने हैं? 4। नाइट्रोजन फैमिली वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। ऑक्सीजन फैमिली वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलो कितने हैं? 6। और हेलोजन फैमिली वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। नोबल गैसेस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके सामने है। कॉन्फ़िगरेशन इसका है NH2NP1 3 हो गए, यहां पर है NH2NP2 कितने हो गए? 4। यहां है NH2NP3 5, यहां है NH2NP4 6, यहां है NH2NP5 7, यहां है NH2NP what 6, दैट इज 8। तो ये बात याद रखना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग बात है और वैलेंसी अलग बात है, दोनों अलग अलग चीजें। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने हैं वो हैं, उसमें बॉन्ड का कहां से मतलब है? अरे भाई बोरोन जिंदगी जी रहा है अपनी, बॉन्ड बनाएगा तो वैलेंसी की बात करोगे, बॉन्ड नहीं बनाएगा या बनाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो उसके कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से हमने बोले वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना 3 4 5 6। ये तो आपको बचपन में भी सिखा दिया गया था। अरे यहां तक मैंने जो सिखाया सभी बच्चों को प्रॉपर्ली क्लियर है? चलिए, तो मुझे लगता है अगर ये सब चीजें आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गई हैं तो यहां तक हमने क्लियर करा। इसके आगे का नेक्स्ट टर्न पे करेंगे और होमवर्क मैंने आपको दे रखा है, दैट इज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में आयोनाइजेशन एनर्जी वाले सारे क्वेश्चंस कर लेना, लेकिन फ्राइडे को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टर्न पे इसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। यहां तक क्लियर हो गई मेरी सभी बच्चों को बात? ठीक है, चलिए, थैंक्स अ लॉट, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय बेटा।